हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमित भाई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे इसे प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए जिसमें कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर भी आते हैं और प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर आए थे और थोड़े से यूपीएससी पैटर्न पर भी आ गए थे कुछ क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर को हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी से रिलेट कर दिया जाता था। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी सीरीज लाने का फैसला किया है जिसमें मैं आपको 500 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो करंट अफेयर के रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड। और उसमें भी ऐसा रहेगा आपके लिए कि भाई क्वेश्चंस को मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट करूँगा, है ना, जैसे कि यूपीएससी में होता है। और ये जो हमारा सीरीज़ है ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को और यूपीएससी ईपीएफओ को दोनों को ही टारगेट करेगा। यहाँ पर इस सीरीज़ में मैं आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर मिलेंगे। साथ ही स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर के साथ ही आपको वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें पूरे वीक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी फटाफट तरीके से करा दिए जाते हैं पूरे वीक के। सो आपको हर दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, वीकली आपको एक वीडियो देखना और पूरे के पूरे वीक का जो आपका करंट अफेयर है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे चैनल पर जो कंटेंट है वो हिंदी में अवेलेबल कराया जाता है दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए या यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। यदि आप हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल पर आपको पूरी तरह से हिंदी में कंटेंट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी यूएनएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि यूएनएफसीसीसी का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर औद्योगिक प्रदूषण को विनियमित करना है। दूसरा क्वेश्चन है यूएनएफसीसीसी के तहत हर 2 वर्ष में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम कोप बोलते हैं, बैठकें होती हैं। तीसरा है विकासशील देशों के लिए अनिवार्य उत्सर्जन कटौती या यूएनएफसीसी का एक प्रमुख सिद्धांत है, मतलब जो उत्सर्जन कार्बन एमिशन होता है जिसमें डिक्लाइन की बात करी जाती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और चौथा है ग्रीन क्लाइमेट फंड जीएफसी विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन में निपटने में मदद करने के लिए यूएनएफसीसी के तहत कार्य करता है। तो अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, कौन सा कथन जो है वो इसमें सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल स्टेटमेंट 4 जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी के ये जो 3 स्टेटमेंट है ये गलत है। मतलब जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक फंड बनाया जा रहा है जो यूएनएफसीसी के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है कि केवल चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे हैं, हिंदी का कंटेंट कैसा है, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी नहीं है। इस चैनल पर जो भी कंटेंट है वो आपको शुद्ध हिंदी में टाइप्ड मटेरियल टाइप्ड फॉर्म में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटेड फॉर्म में आपको डेटा या कंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं आपको कि हम सभी को पता है कि दुनिया भर में जो समुद्री स्तर है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है तेजी से वृद्धि? उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स है उनकी बर्फ जो है पिघल रही है। ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको ग्लोबल वार्मिंग रोकनी पड़ेगी, तभी टेम्परेचर रुकेगा। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया जा रहा है, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो बनाया जा रहा है जो विकासशील देशों की मदद करेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए क्रूड देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू करी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के पूरे साल ये चीज न्यूज में रही थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मैं बात करूं, एपीएफसी के लिए मैं बात करूं, बहुत प्राइम क्वेश्चन बनेगा ये। तो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए क्रूड देशों द्वारा कौन सी पहल शुरू करी गई है? क्या इसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है टीपीपी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर आईपीईसी है, या ग्लोबल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है? कौन सा इनिशिएटिव जो है इसमें लिया जा रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो बिल्ड बैक
बेटर वर्ल्ड, ठीक है, ये है। चलिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मानव शरीर में एमाइलेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है? मानव शरीर में एमाइलेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट से मुझे बता दो जरा सभी बच्चे। आहारीय फाइबर का पाचन करना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, स्टार्च का सरल शर्करा में तोड़ना, या फिर वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करना, कौन सा जो है इसके लिए बिल्कुल सही होगा यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आहारीय फाइबर का पाचन। क्या है इसका सही आंसर? आहारीय फाइबर का पाचन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूं तो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूँ तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप इसे सही तरीके से कर ले तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, एक सेकंड का समय लूंगा दोस्तों। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राज्य संघ क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद सीएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए आप। ठीक है, तो पहला है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल या विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में उपराज्यपाल द्वारा करी जाती है। दूसरा है राज्यपाल उपराज्यपाल मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। कौन सा जो है वो बिल्कुल सही होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूँ तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही गलत हैं। अब पॉलिटी जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है जरा मुझे बताओ ऐसा क्यों है? यदि आपने बता दिया तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छे से, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैनूर हेपेटाइट्स एलिंगेस, जिसे हम सी एलिंगेस के नाम से भी जानते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? यहाँ पर आपको दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, यह एक गैर परजीवी मुक्त जीवित नेमाटोड है जो आमतौर पर मिट्टी के वातावरण में पाया जाता है। दूसरा, यह रोगजनक नहीं है और इसका उपयोग अक्सर जैविक अनुसंधान में एक मॉडल जीव के रूप में किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है यहाँ पर, केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। ठीक है, अब बताइए मुझे क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ना? मैंने कोशिश करी कि क्वेश्चंस को अच्छा बनाऊं, सिर्फ सीधे तौर पर आपको करंट अफेयर से कनेक्ट करने के लिए नहीं रखा है मैंने। यहाँ पर जैसे यूपीएससी में होता है कि करंट अफेयर में जो भी टॉपिक चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल सब्जेक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट में आते हैं, उसी फॉर्म में इसको रखा गया है। तो हो सकता है थोड़े से टफ रखें, लेकिन ऐसे में 500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, सो परेशान नहीं होना है। ठीक है, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। कि पहले तो ये गैर परजीवी मुक्त जीवित नेटामाइट है, ठीक है, और ये मिट्टी के वातावरण में पाया जाता है और ये रोगजनक नहीं होता है। ठीक है, इसका उपयोग जैविक अनुसंधान में किया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको। तो स्थान कौन से हैं? गलवान है, दौलत बेग ओल्डी है, हॉट स्प्रिंग है, डैम चौक है, देपसांग मैदान है। नवंबर 2024 में ये सभी के सभी प्लेस जो है वो न्यूज़ में थे आपके। तो सही कोड बताना है 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर सही होगा। 2 3 1 5 4 ये ऑर्डर सही होगा। 3 5 1 4 2 ये ऑर्डर सही होगा, या 2 5 1 3 4 ये ऑर्डर सही होगा। कौन सा ऑर्डर जो है बिल्कुल सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो
डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले आपका दौलत बेग आएगा, उसके बाद देपसांग मैदान आएंगे, फिर आपका गलवान आएगा तीसरे नंबर पर, फिर हॉट स्प्रिंग आएगा चौथे नंबर पर, और डैम चौक आएगा पांचवें नंबर पर। यदि हम इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर जमाएंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर जमाएंगे डायरेक्शन के बेसिस पर। क्लियर है बच्चों? आई होप सही बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास को रेट जरूर करें, मुझे बताएं कि ये क्लास आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, हिंदी जो लैंग्वेज लिखी हुई है संतुष्ट है नहीं है, क्या आप सेटिस्फाई हैं कि भाई हाँ सर आप बिल्कुल भी गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी यूज़ नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टाइप्ड प्रॉपर शुद्ध हिंदी है ये। चलिए, और इसी तरह का कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पर भी मिलेगा जहाँ पर आपको टेस्ट पीडीएफ्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आपको ओरिजिनल हिंदी में कंटेंट मिलेगा। यदि आप हिंदी में प्रिपरेशन यूपीएससी ईपीएफओ की कर रहे हैं, एपीएफसी की कर रहे हैं, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, यही हमारा इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये 74वें संविधान संशोधन के बारे में है। 73 और 74 आप सभी को पता है साथ में आया था। तो यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना करी गई थी। तीसरा है भारतीय संविधान के भाग 9A को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और चौथा है शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों का आरक्षण अधिनियम का एक प्रमुख बिंदु है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हुआ? बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। क्यों है? क्योंकि पंचायती राज के लिए तो 73वां संविधान संशोधन था, 23rd था। 74वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए हुई थी, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी, नॉमिनी जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। शहरी निकायों के लिए एससी एसटी जैसा कुछ है नहीं, तो केवल सेकंड जो है वो सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार एनसीआर है ना, यहाँ पर बात हो रही है के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा? पहला, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार पहली बार 1971 में असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तैयार किया गया था। दूसरा पॉइंट है असम में एनसीआर की अद्यतन करने का प्राथमिक कारण आर्थिक सुधार और चुनावी कामकाज सुनिश्चित करना है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका एनआरसी में सॉरी एनसीआर बोल दिया था, एनआरसी था। एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए नागरिकता साबित करने हेतु को आधार कार्ड जो है वो आवश्यक है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोलता है केवल एक, ऑप्शन बी बोलता है केवल दो, ऑप्शन सी बोलेगा उपयुक्त तो सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलेगा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा कोई भी इनमें से सही नहीं है, कोई भी इनमें से सही नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि जो एनआरसी बनाया गया था ना तो वो असम 1971 वाले असम समझौते के आधार पर है, ना ही वो आर्थिक सुरक्षा और चुनावी मुद्दों के आधार पर है, और ना ही ये नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड के कंपल्सन की बात करता है। ये बेसिकली पाकिस्तानी लोग जो हैं या और देश के लोग जो है उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जो अधिनियम है, जो सुधार है, उन पर बात करता था मुख्य तौर पर, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में विचार करें। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने देखा था नवंबर 2024 को इसके 10 साल पूरे हुए, क्योंकि 2014 में से चालू किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और 24 में चूंकि इसके 10 साल हुए तो करंट अफेयर में मुद्दे में था नवंबर में, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे रखने की कोशिश करी है, एक बार आप सभी भी अपना रिव्यू जरूर दें कि सर ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो एक्ट ईस्ट नीति है मुख्य रूप से सैन्य संगठनों पर केंद्रित है। दूसरा, रक्षा विकास कूटनीति आपदा प्रबंधन ईस्ट नीति के 4 स्तंभ हैं। चौथा है एक्ट ईस्ट नीति की कार्यान्वयन में एक बड़ी चुनौती सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों की कमी है। या फिर डी है स्वर्णिम चतुर्भुज पहल का उद्देश्य इस नीति के माध्यम से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो 9th क्वेश्चन के लिए हम बात करें क्या
ये ऑप्शन ए है केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी है केवल 3 सही होंगे, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सोशियो इकोनॉमिकल रिलेशन जो है वो डेवलप करना, ठीक है। चलिए, और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचुनाव कराने का वैध कारण नहीं है, ठीक है। निर्वाचन प्रतिनिधि का इस्तीफा देना, किसी उम्मीदवार का चुनाव हार जाना, ये चुनाव है ना, निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाना, या निर्वाचित प्रतिनिधि की अयोग्यता हो जाना। तो देखो, उपचुनाव कब होगा, जब वो सीट पहले से भरी हुई सीट यदि खाली हो जाए तो उपचुनाव होता है। मान लीजिए मुख्य चुनाव हुआ और मुख्य चुनाव में वो सीट भर गई थी, लेकिन किसी कारणवश यदि वो सीट खाली हो जाए तो चुनाव होता है। अब खाली होने के कारण क्या है वो हमें बात करनी है। तो देखो, प्रतिनिधि ने इस्तीफा दे दिया तो खाली हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाए तो खाली हो जाएगी, अयोग्य घोषित हो जाए तो खाली हो जाएगी। किसी उम्मीदवार का चुनाव हार जाना, उम्मीदवार का चुनाव यदि एक उम्मीदवार आ रहा है तो दूसरा तो जीता होगा ना, तो ये एक वैध तरीका नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर बी होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पहले 10 क्वेश्चन जो वो खत्म होते हैं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि आप लोग जो हैं वो अपने रिव्यू ज़रूर देंगे, मुझे बताएंगे कि ये क्लास कैसी है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, काम की है या नहीं है, हिंदी किस तरह से लिखी हुई है, क्या आप उससे सेटिस्फाइज है, ये भी बताएं। आपके कुछ सजेशन है तो ये ज़रूर बताएं। हो सकता है आप सभी बच्चों के क्वेश्चन टफ लग रहे हो शुरुआत में, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने इसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और एपीएफसी को टारगेट करते हुए बनाया है, ठीक है, ताकि यदि स्टेटमेंट बेस्ड टफ क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो सभी बच्चे जिन्हें लगता है, जो कि मुझे भी लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे ईओ की हम बात करें तो उसके लिए हमने वीकली करंट अफेयर बनाया जिसमें हम एक वीक के सभी पॉसिबल क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो उन वीकली करंट अफेयर्स को भी आपको देखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 500 क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे एग्जाम तक, हिंदी लैंग्वेज में आपको इस चैनल पर, हमारे अचीवर्स पर, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नॉलेज स्काई पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोनों हमारे चैनल, दोनों को ही सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू एवरीवन।